अमावस की घनी अंधेरी रात में गांव के किनारे बनी एक पुरानी कोठरी। यह गांव के सबसे पुराने वैद्य की कुटिया थी। कमरे के बीच खटिया पर रोहन नाम का एक नौजवान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका शरीर सूख कर कांटा हो चुका था, आंखें धंस गई थीं। वैद्य समझ नहीं पा रहा था कि यह बीमारी क्या है, लेकिन रोहन की गर्दन, छाती और पीठ पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे बाहों में जकड़ कर दबाया हो। खटिया के पास उसके पिता की आंखों में डर था और मां का रो कर बुरा हाल था। मैंने कहा था उस कोठी से दूर रहने को। हाय मेरा बेटा, कोई इसे बचा लो। तभी रोहन की बंद होती आंखें अचानक खुली। उसने कमरे के एक अंधेरे कोने की तरफ देखा। उसके सिवा किसी और को वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन के होंठ कांप उठे। तुम फिर आ गई? उसी पल कुटिया में एक बहुत हल्की मीठी खुशबू फैल गई। कुटिया का छोटा सा दरवाजा अपने आप हिलने लगा और फिर रोहन के होठों से एक आखिरी चीख निकली। इसके बाद उसका शरीर ढीला पड़ गया। वैद्य ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन मरने से ठीक पहले रोहन की आंखें उसी कोने पर टिकी थीं। यह कहानी तब शुरू हुई थी जब रोहन अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ एक कैफे में बैठा था और उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। कब से तुम्हारा सारा ध्यान केवल फोन और खाने पर है? अरे एक बार मेरी तरफ भी तो देखो। क्या तुम भी रिया ऐसे लोफरों जैसी हरकतें मत किया करो प्लीज। आओ अच्छा एक सेल्फी लेते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा। रोहन रिया की तरफ आगे बढ़ता है और उसकी कमर पर हाथ रखता है, लेकिन रिया तुरंत रोहन का हाथ झटक देती है। तुम कितनी बोरिंग हो यार। गलती कर दी मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर। सीटी मत बजाओ, आंख मत मारो, यहाँ मत छुओ। तुम क्या भजन करने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनी हो? वाह, तो तुम सिर्फ यही सब करने के लिए मेरे साथ रहना चाहते हो? तुम कुछ करने दोगी तब तो करूंगा ना। रोहन की बात सुनकर रिया नाराज होकर वहां से चली गई थी। उधर रोहन भी गुस्से में अपने घर चला जाता है। रात के 11 बजे कमरे में आकर रोहन बिस्तर पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे पास के कमरे में माँ बाप के बात करने की आवाज सुनाई देती है। सुनिए जी, क्या फिर उस कोठी के चक्कर में गांव जा रहे हैं? मैं कहती हूँ छोड़िए ना। अरे शहर के कुछ लोग खरीदने को तैयार हुए हैं। सौदा हो गया तो बड़ा फायदा होगा। करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, अब किसी काम आ जाए तो अच्छा है। पर बंद दरवाजे के पीछे जो है उसे क्यों बाहर का रास्ता दिखाना? जाने दीजिए। मैंने सब सोच लिया है। मुझे सुबह जल्दी निकलना है। चलो अब सो जाओ। अगले सुबह। पापा कहाँ जा रहे हो आप? मैं साथ चलूं क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पापा मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैंने रात को सुना था कि आप गांव जा रहे हो। मुझे भी पुरानी हवेली देखनी है। अच्छा ठीक है। दोनों गाड़ी में बैठकर गांव के लिए निकल पड़े। करीब 4 घंटे बाद उनकी गाड़ी एक बहुत बड़ी और पुरानी कोठी के सामने रुकी। कोठी बहुत विशाल थी। ऊंची दीवारें, जंग लगा हुआ लोहे का गेट और अंदर एक लंबा सा आंगन। ये हमारी कोठी है पापा। माय गॉड। हाँ, बहुत पुरानी है। आप कोई सवाल जवाब नहीं, और हाँ, किसी सामान को छूना नहीं है। चुपचाप मुझे मेरा काम करने दो। जैसे ही रोहन अंदर कदम रखता है, उसे अचानक एक मीठी सी खुशबू महसूस होती है। वो खुशबू बेहद अजीब थी, जैसे रात में खेलने वाले रानी के फूल। रोहन को ऐसा लगा जैसे कि किसी ने अभी उसके पास से गुजरते हुए धीरे से सांस ली हो। अजीब है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? पुरानी हवेलियों से तो सीलन की बदबू आती है। विक्रम मजदूरों को काम समझा रहा था और रोहन कोठी में घूम रहा था। अचानक उसे ऊपर वाली मंजिल की खिड़की में एक औरत की धुंधली सी परछाई दिखाई दी। रोहन ने आंखें मलकर फिर से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये क्या था? कोई वहम था क्या? हाँ वहम ही होगा। हाँ। उसी शाम विक्रम और रोहन वापस शहर आ गए। कुछ समय बाद रोहन अपने दोस्तों से मिला और उन लोगों को सारी बातें बताई।
तेरा सही है भाई, गांव में कोठी। क्या फायदा कोठी का, ये खुद तो फट्टू है ना, गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने की तो परमिशन नहीं है इसे। बकवास बंद करो तुम लोग। मजाक छोड़ो, चलो आज रात वही कोठी में चलते हैं, एडवेंचर हो जाए। पागल हो गए हो क्या? मुझे नहीं जाना वहां। पापा को पता चल गया तो मुझे मार डालेंगे। क्यों, डर गया? अरे भाई मर्द बन, कब तक पापा से छुपकर सारे काम करेगा? वैसे भी तूने बोला कि अंकल उसे सेल करने वाले हैं, तो क्यों ना एक आखिरी बार हम लुफ्त तो डालें। ठीक है, वैसे भी मेरा छुट्टियों में कहीं जाने का मन था, तो यही सही, हम सब 2 दिन बाद निकलेंगे। कुछ देर बाद रिया का फोन रोहन के पास आता है। अब क्या मुंह फुलाकर घूमते रहोगे? अच्छा बाबा सॉरी, अब मान भी जाओ। मान जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ वेकेशन पर चलना होगा इस बार। ओके। अगले दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ कोठी जाने के लिए निकलता है। रिया का मैसेज आया है कि उसके पापा आ गए हैं, वो हमारे साथ नहीं चल सकती, कह रही है हम निकल जाएं, वो डायरेक्ट पहुंच जाएगी। अरे भाई नहीं आएगी वो, तू अब मूड मत खराब कर। तीनों दोस्त कोठी में पहुंच गए। जैसे ही रोहन ने अंदर कदम रखा, वही मीठी खुशबू फिर से हवा में फैल गई। अचानक से ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? जवाब में सिर्फ हवा चली और खिड़कियों के दरवाजे जोर की आवाज के साथ खुल गए। ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं है यहाँ, मैं खिड़कियां बंद कर देता हूँ। शाम ढलने लगी और अंधेरा फैलने लगा। तीनों आंगन में महफिल जमा कर बैठे थे। सामने मेज पर शराब की बोतलें रखी थी। आज तो मजा आ गया यार, इतनी बड़ी कोठी और हमारी। आखिरी रात है भाई, जी भरकर जी लो। अचानक रोहन की नजर ऊपर गलियारों की तरफ गई। वहां अंधेरे में एक लड़की का साया दिखाई दे रहा था। उसके लंबे बाल और आंचल हवा में लहरा रहे थे। अरे वो देखो, वहां कोई खड़ा है। कोई लड़की है। कहाँ? वहीं ऊपर लॉबी के पास। तीनों ने उधर देखा। वाकई एक लड़की वहां दिखाई पड़ रही थी, जिसका लंबा आंचल हवा से लहरा रहा था। वो लड़की धीरे धीरे मुड़ी और फिर सीढ़ियों की तरफ होते हुए नीचे आने लगी। कौन है ये? हवेली तेरी है भाई, तुझे पता होगा ना। तीनों ने उधर देखा। एक लड़की सीढ़ियों से नीचे आने लगी। तीनों उसके पीछे दौड़े। सीढ़ियों के पास पहुंचकर रोहन ने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा। लड़की घूमी और उसका चेहरा देखकर सबकी शक्ल सफेद पड़ गई। वो रिया थी। रिया, तुम यहाँ ऐसे? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कैसा लगा सरप्राइज? रिया की आवाज कुछ अजीब सी थी, पहले से कहीं ज्यादा धीमी और किसी तरह से रहस्यमयी। उसके गुलाबी होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो धीरे धीरे रोहन के बिल्कुल करीब आ रही थी। तुम्हें सरप्राइज देना था ना, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं इस रूप में पसंद नहीं आई तुम्हें? तुम आज बहुत अलग लग रही हो। ये सुनकर रिया हल्का सा हंस दी और अपने होंठ रोहन के होठों के एकदम करीब लाकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि आज मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। आज की रात तुम्हारे नाम। इस बात से रोहन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। ले भाई, आ गई तेरी रिया, हो गई सारी शिकायतें दूर। उस रात कोठी में देर तक शराब और बातचीत चलती रही। फिर रोहन और रिया एक कमरे में चले गए। अगली सुबह, क्यों ना हम दोनों अभी यहीं रुक जाएं? कबीर और अमित को जाने दो ना। अब जैसी तुम्हारी मर्जी। रोहन के कहने पर उसके दोस्त हवेली से निकल गए थे और इधर रोहन रिया के साथ रुक गया था। रोहन बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धो रहा था। तभी उसके फोन पर रिया का कॉल आता है। उफ, अब क्या हुआ? बोलो डार्लिंग। आई एम सो सॉरी रोहन, पापा यहीं रुक गए थे, मैं चाह कर भी नहीं निकल पाई। अमित ने बताया तुम अभी भी वहीं हो। और फिर उसका कॉल कट गया। रोहन बाथरूम से बाहर आता है। आईने के सामने अपने बाल संवारती रिया उसे नजर आती है। रोहन रिया के नजदीक जाता है और जैसे ही उसकी नजर आईने पर पड़ती है, उसकी सांसें मानो अटक सी जाती हैं। आईने में जो अक्स दिखाई दे रहा था वो रिया नहीं बल्कि कोई डरावनी शक्ल वाली स्त्री का था। यह नजारा देख रोहन के हाथ से फोन गिर पड़ता है
और डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। रोहन कमरे से बाहर भागता है और रास्ते में वो किसी से टकरा जाता है। क्या हुआ रोहन, तुम भाग क्यों रहे हो? देखो आ गई मैं, चलो ना कमरे में चलते हैं। रोहन ने दौड़ते हुए बाइक स्टार्ट की और सीधा अमित के यहाँ पहुंच गया। रोहन ने घबराते हुए फोन की गैलरी खोली और बीती रात की फोटो देखने लगा, लेकिन उन तस्वीरों में रिया नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोहन हवा में किसी को पकड़कर खड़ा हो। ये कैसे हो सकता है? अरे और ये निशान, ये कैसे हुआ? रोहन की गर्दन और कंधों पर गहरे नीले काले निशान थे। उस दिन के बाद से रोहन बदलने लगा। शरीर पर रोज नया निशान उभरता, चेहरा पीला पड़ने लगा। माँ सुमित्रा बहुत परेशान हो गई। सुनिए जी, रोहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप सारा काम छोड़िए, बस कुछ दिनों के लिए घर आ जाइए। पत्नी की बात सुनकर रोहन के पिता विदेश से घर लौट आते हैं। ये तूने क्या कर डाला नालायक? क्या हुआ पापा? चुप, बस जितना पूछूं उसका जवाब दे। विक्रम ने रोहन की गर्दन के निशान देखे और उनका चेहरा सख्त हो गया। तू हवेली गया था? क्या तूने वहां रात गुजारी? पापा वो। हाँ या ना? हाँ। विक्रम के हाथ कांपने लगे। वह जमीन पर सर पकड़कर बैठ गया। अरे आप ऐसे क्यों बैठ गए हैं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बोलिए ना। ये वही निशान है जो उस योगिनी के शिकार पर दिखाई देते हैं। विक्रम की बात से कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम की आवाज अब गुस्से से कांप रही थी। योगिनी? वो कौन है पापा? योगिनी, भटकती आत्मा, जिसे बस एक मर्द का शरीर चाहिए। उस कोठी में मेरे परदादा रहा करते थे। तंत्र मंत्र पर बहुत भरोसा था उन्हें। एकांत में उस हवेली में ना जाने क्या तंत्र मंत्र किया करते थे। वो अपनी बढ़ती ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी ऐसी शक्ति को बुला लिया था उन्होंने, जिसने उन्हें धन दौलत तो दिया लेकिन अपना गुलाम बना लिया। हर रात वो एक औरत का शरीर लेकर उसके पास आती थी। जब तक वे अपनी मर्जी से उस हवेली में रहे तब तक सब सही था, लेकिन धीरे धीरे अब उन्हें अपने परिवार की याद आने लगी। एक रात वो हवेली से बाहर निकले और उसी रात से उस योगिनी का श्राप दादाजी पर हावी हो गया। रात में सुंदर प्रेसी का रूप लेकर मिलने वाली वो शक्ति अब दिन के उजाले में अपने असली डरावने रूप में उन्हें दिखाई देने लगी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी हालत खराब होती जा रही थी। उनकी सारी तंत्र विद्या धरी की धरी रह गई थी और वो योगिनी उनके शरीर को खोखला करती जा रही थी। दादाजी की मृत्यु निश्चित थी, इसलिए मरने से पहले उन्होंने योगिनी को वापस उसी हवेली में कैद करने के लिए खुद को वहां पर बंद कर लिया और अपने गुरु की मदद से तंत्र क्रिया से उसे अंदर कैद करवा दिया। तुमने उसके साथ संबंध बनाए, उसके कारण ही, उसी वजह से वो योगिनी फिर से आजाद हो गई है। अब वो तेरे साथ रहेगी अंतिम समय तक। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे कुछ करिए, कैसे भी मेरे बेटे को बचाइए ना, कुछ करिए आप। अब बहुत देर हो गई है। जिस दिन से वो योगिनी किसी मर्द को अपना शिकार बनाती है, उस दिन से उसकी मौत तय होती है। हार मानकर विक्रम रोहन को शहर से दूर गांव के उस पुराने वैद्य की कुटिया में ले आता है जहां ये कहानी शुरू हुई थी। वैद्य जी, कुछ तो उपाय होगा। वैद्य ने रोहन के शरीर को देखकर बस निराशा से सिर हिला दिया और उसी पल कुटिया के अंदर वो मीठी खुशबू फिर से फैल गई। अचानक कमरे का बल्ब धमाके से टूट जाता है और पंखे के ऊपर एक साया बैठा नजर आता है जो रोहन को ही घूर रहा था। वो एक झटके से रोहन के ऊपर कूद जाता है। एक डरावनी हंसी कमरे में गूंज जाती है। रोहन की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगती है।
और कुछ देर बाद उसका बेजान शरीर बिस्तर पर पड़ा नजर आता है। क्या आप कभी ऐसी किसी पुरानी हवेली में गए हैं जहां आपको लगा हो कि कोई आपको देख रहा है?